बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं जो आपके कोर्स में है, हम सिर्फ वो कवर करेंगे और वो इनमें से ही पूछेंगे। ये फिगर्स ऑफ स्पीच बाहर से वो नहीं पूछते। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स जो है और वर्ड मीनिंग है वो बाहर से दे सकते हैं, लेकिन ये जो आपके फिगर्स ऑफ स्पीच है जो उन्होंने बुक में मेंशन किए हुए हैं वो उसी से क्वेश्चन। फिगर ऑफ स्पीच होते क्या हैं? अच्छा, कभी लाइफ में ऐसा हुआ है बिफोर आई स्टार्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझे बताना, आवाज आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, थैंक यू फौजिया। हमेशा फौजिया सबसे पहले मुझे जवाब दे देती है। थैंक यू मनाव। I don't know whether I'm pronouncing your name correctly or not. Is it? I don't know. So excuse me for that. जी, अच्छा। लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हम सीधी सीधी बात अगले बंदे को नहीं बोलते, थोड़ा सा हमारे अल्फाज हैं उनके असली मायने कुछ और होते हैं, और जब हम उन अल्फाजों को मिलाकर कोई एक एक्सप्रेशन बनाते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाते हैं तो उनके मीनिंग अलग हो जाते हैं। जैसे मुहावरे भी आपके फिगर्स ऑफ स्पीच का एक काइंड ऑफ हिस्सा आप समझते हो सकते हैं क्रिएटिव राइटिंग में, कि उनकी लिटरल मीनिंग यानी कि डिक्शनरी में मीनिंग्स कुछ और होती हैं उन वर्ड्स की। जब उन वर्ड्स को हम मिलाकर एक एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसकी मीनिंग बदल जाती है। हम कह कुछ रहे होते हैं और असल में उस वर्ड की मीनिंग कुछ और होती है। अगर मैं आपको पहले एक एग्जांपल दूं, अच्छा पहले आप ये दो कि हम ये इसको यूज क्यों करते हैं। फिगर सिनोनिम है लिटरली डिवाइसेस, भी इसको कहते हैं, स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस भी इसको कहते हैं। कभी गूगल करोगे तो आप जो है वो लिटरली डिवाइसेस लिखो, फिगर्स ऑफ स्पीच लिखो या स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस लिखो तो ये आपका गूगल के ऊपर ये सेम ही आएंगे। अब राइट हैंड साइड पे अगर आप इमेज देख रहे हो ये सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, इतने सारे होते हैं और इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन 5-6 जो बुक में है हम सिर्फ उनको कवर करेंगे। बेसिकली फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं? अपनी राइटिंग को क्रिएटिव बनाने के लिए, अपनी राइटिंग को स्टाइलिश बनाने के लिए, कि कोई बात सीधी सीधी कहने के बजाय थोड़ी सी एक नए पने से या आप कह लो कि हटकर एक न्यू काइंड ऑफ फॉर्मेट के अंदर आप किसी को बात अपनी कन्वे करो। सीधा सीधा आप नहीं बोल रहे हो कि आप जो हो ना वो बहुत बुरे लग रहे हो, किसी ये नहीं कि किसी को, अदरवाइज भी आप सीधा सीधा किसी को ये चीज नहीं कह रहे हो, आप घुमा फिरा कर अगले बंदे को मैसेज वही कन्वे कर रहे हो दैट यू वांट टू, दैट यू आर नॉट लुकिंग गुड विदाउट सेइंग दैट यू आर नॉट लुकिंग गुड। तो बेसिकली चीज ये होती है कि आप बहुत ज्यादा खाते हो या आप मतलब मुझे शरीर भूख लगती है, खुदा ना करता तो मर जाऊंगा, तो अगर हमें खाना नहीं मिलता तो हम भूख से मरते, मतलब फिगरेटिवली नहीं मरते, अल्लाह माफी करे कि बहुत ज्यादा कहत अगर पड़ा हुआ हो तो फिर तो ऑब्वियसली। लेकिन अगर सर्फेस लेवल पे देखो जब हम एग्जैजरेट कर रहे होते किसी बात को कि आज मैं तो काम काम कर करके मर गया, खुदा ना खास्ता अगर हम मर गए हुए हैं तो हम बोल कैसे रहे? तो हम एग्जैजरेट कर रहे हैं ना बात को, कहने का मकसद हमारे, हम कन्वे ये करना चाह रहे हैं कि आज मैं इंतहा से ज्यादा थक गया हूँ। तो हम सीधा सीधा भी कह सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उर्दू में भी उसको घुमा फिरा के बात को बोलते हैं। उर्दू में इसको क्या बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच को, दैट आई डोंट नो। तो हम अपनी स्पीच को, अपनी राइटिंग को, ये दोनों में इस्तेमाल होती है। ओरली भी आप कर सकते हो और रिटन भी कर सकते हो, ज्यादातर ये रिटन में यूज होती है। अगर आपको लगता है कि आपने क्रिएटिव स्पीच वगैरह देनी है तो फिर यू कैन बाय ऑल मींस यूज इट ओरली ऑल्सो। हम राइटिंग की ज्यादा बात करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट राइटिंग से रिलेटेड है। नॉवेलिस्ट जो है वो, अगर आप किसी पोइट्री को देखो, हमें पोइट्री की तशरीह नहीं करनी पड़ती है समझने के लिए उसका मीनिंग। वो शायर, असल में जो अल्फाज का चुनाव शायर का होता है वो कुछ का कुछ होता है लेकिन उसकी मीनिंग अंदर से कुछ होती है। तो वो भी क्या है, क्रिएटिव, उनके अंदर भी क्रिएटिविटी है। तो वो अल्फाजों का चुनाव उनका अलग होता है, और अगर हम हर वर्ड का अलग अलग डिक्शनरी का मीनिंग लें, चाहे वो उर्दू हो चाहे अंग्रेजी या कोई भी सवाल, तो उसकी मीनिंग अलग होंगे। लेकिन जब वो कठिन शेर की शक्ल में या अगेन आपकी जो ये फिगर्स ऑफ स्पीच है उनकी शक्ल में, जब हम उन डिफरेंट डिफरेंट अल्फाजों को मिलाकर एक जो समझो कि वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज एक्सप्रेशन बनाते हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है उस लैंग्वेज के थ्रू, तो अलग हो जाती है। उर्दू में अलग होंगे, अंग्रेजी में अलग होंगे, इसी तरह हर जबान में ये फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं अपनी राइटिंग को या स्पीच को क्रिएटिव बनाने के लिए या स्टाइलिश बनाने के लिए।
आप बेसिकली अपनी बात को थोड़ा सा करने के लिए, अलग ढंग से कन्वे करने के लिए, थोड़ा सा उसके अंदर अफेक्ट पैदा करने के लिए, अगले बंदे पर उसका असर हो, थोड़ी सी किसी बात को एम्फेसिस देना है आपने, तो इन रीजंस की वजह से आप अपना फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करते हो। अब जल्दी से हम आते हैं असल में आपके फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो कॉमनली आई कैन की करिकुलम में है कौन कौन से। एक आपका ये, तो हम हाइपरबोले की प्रोनाउंसिएशन होती है। एक आपका लाइटिटीज है, एक आपका अंडरस्टेटमेंट है, एक आपका आयरनी है, ऑक्सिमोरॉन है, सिमिली है, मेटाफर है। बस यही है हमारे जो हमने करने कोर्स में। बाकी और बहुत सारे होते हैं। अगर कभी लाइफ में क्रिएटिव राइटिंग करने का शौक हो तो आप देख सकते हो अपनी राइटिंग को थोड़ा सा हटकर बना। तो हमने ये 4 5 6 ही कवर करनी है जो हमारे कोर्स में, उसमें भी आपकी यही मेंशन है। लेकिन कर सकते हो तो बाई चांस मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, कमिंग स्टार्टिंग विद द इजीएस्ट वन। हाइपरबोले का मतलब हम जब यूज करते हैं कि जब हमने किसी चीज को एग्जैजरेट करके बताना हो, जैसे अभी मैंने वो भूख वाला एक सेंटेंस आपके सामने बोला था। किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस देना हो, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के करके अगर हमने कोई बात करनी है, तो फिर हम हाइपरबोले का इस्तेमाल करते हैं। इन द सेंस कि जब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कोई वो इंसान पढ़ेगा कि जिसको ऑलरेडी इनके बारे में पता है कि ये फिगर्स ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है बंदा, तो वो समझ जाएगा ओके ये नॉर्मल बात है। इसकी बात को जो है ना वो अहमियत ज्यादा देने के लिए या एम्फोसिस देने के लिए ये बंदा ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहा है। हमें किसी की क्रिएटिव राइटिंग समझनी है तो हमें वो फिगर्स ऑफ स्पीच और इडियम्स का पता होना जरूरी है, वरना हम हमारे ऊपर से गुजर जाएंगे अगर हमें नहीं पता। एग्जाम्पल हाइपरबोले का एक ये है, आई एम स्टार्विंग। स्टार्विंग का क्या मतलब होता है? मतलब हफ्तों से खुदा ना खास्ता शदीद भूखा है ना होता है। और इसका असली मतलब ये नहीं होगा। अब ये है कि असल में भी ये एक जुमला इस्तेमाल हो सकता है, आई एम स्टार्विंग, खुदा ना खास्ता लिटरली किसी ने हफ्तों से अगर खाना नहीं खाया हुआ और वो पानी पे जिंदा है, तो वो इंसान तो सच ही बोल रहा है। तो आपको आगे पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ कर ये लेना है कि ये आई एम स्टार्विंग, ये जो 3 अल्फाज है ये की मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, या आगे पीछे के कॉन्टेक्स्ट से समझोगे कि ये फिगर ऑफ स्पीच है, ये सिर्फ अपनी राइटिंग को या स्पीच को स्टाइलिश बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मीनिंग समझने के लिए हमें आगे पीछे के एक्सप्रेशंस को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को समझने की जरूरत है कि ये राइटर जो है वो कहाँ लेके जा रहा है इस चीज को। एक नॉर्मल बात कर रहा है या वो वाकई ऐसी सिचुएशन दिखा रहा है, ये कोई तरह उसने खाका ही एक इस तरह का क्रिएट किया है राइटिंग के अंदर कि वाकई ही कोई ऐसी सिचुएशन है, खुदा ना खास्ता कहीं वॉर हुई है या कुछ है, तो ऐसे में तो इंसान बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा होगा ना। जहां उनको हफ्तों से अगर खाना नहीं मिला है, कोई फ्लड्स, कुछ इस तरह की पीस ऑफ राइटिंग है, तो यहाँ वो लिटरली मीनिंग होगी, असली मीनिंग होगी कि वाकई वहां के लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं। नॉट दैट यू आर गोइंग टू एग्जैजरेट दैट, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के अंदर वाकई लोग फौत हो जाते हैं अगर उनको खाना नहीं मिलता। तो आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है कि ये असली मीनिंग ही है डिक्शनरी वाली या ये क्रिएटिवली इसको यूज कर रहे हैं। आई एम डेड, अगर खुदा ना खास्ता कोई डेड है तो हम किसी को कह सकते हैं कि ही इज डेड और शी इज डेड, बट आई एम डेड नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम फौत हो गए तो हम बोल कैसे रहे। तो ये ऑब्वियसली आपका फिगर ऑफ स्पीच ही है कि काम कैसे करते करते हो या समथिंग लाइक दैट है कि आई एम डेड, या आई एम डेड टायर्ड भी बोलते हैं ना। माई डैड विल किल मी इफ आई रीच होम लेट। विल यू, खुदा ना खास्ता विल यू डैड विल लिटरली किल यू? नहीं, लिटरली ही वोंट, शायद मार मार के बुरा हाल कर दें। अच्छा, इतने स्ट्रिक्ट, तो इसका मतलब है इनके ऊपर तो ये फिट बैठता है, फिर ये लिटरली नहीं ले सकते हम, इसको असली में ही लेना पड़ेगा खुदा ना खास्ता अगर लेट हुए। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे, वो खैर मारते इस तरह किल नहीं करते थे, लेकिन वो वैसे मारते थे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड को अगर वो लेट आते थे। तो उन्होंने एक हॉकी रखी हुई थी, ही वाज अ एक्स हॉकी प्लेयर। तो वो होता था कि उन्होंने मशहूर किया हुआ था कि यार मुझे तो वरना फिर आपको पता है मेरे अब्बा की हॉकी का। सो ऐसा भी होता है कि मार भी पिट जाती है। अच्छा, द शॉपिंग कॉस्ट मी $1 million। इसका मतलब है कि हमने थोड़ी एक्स्ट्रा महंगी शॉपिंग कर ली है, पर नॉट लिटरली कि हमने $1 million की शॉपिंग कर ली है। जो हमारा बजट था फॉर एग्जांपल 5-6 हज़ार खर्च करने थे, लेकिन जब मॉल गए तो वहाँ सेल लगी
लड़कियां समझ रही है ना, सफायर के ऊपर जो रश होता है, तो हमने को 10-15 हजार की शॉपिंग कर ली, बजट हमारा फाउंड था, तो हमारे लिए हमने तो ट्रिपल दी अमाउंट बजट खर्च कर लिया, तो हमारे लिए तो वही हो गया ना कि हाँ बजट से बाहर और $1 million हमने खर्च कर दिया। नॉट लिटरली। आई हैव ईटन एन एलिफेंट, ये वाला हम कभी कभी बोलते हैं अफ्तारी के बाद, तो बहुत कि अब कुछ खाने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन तरावी से पहले या तरावी के बाद फिर खड़े होते हैं, अम्मा क्या पकाया है। तो उस वक्त ये हालत होती है कि अब तो कुछ भी नहीं खा सकते, कि जैसे हम उर्दू में ये बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बकरा खा लिया, या मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं एक पूरा बकरा खा सकता हूँ। तो वो मीन्स कि आप एग्जैजरेट कर रहे हो, इट मीन्स कि दैट यू आर वेरी हंग्री, नॉर्मल से ज्यादा आज खा लोगे, एक हाथी या एक बकरा पूरा ही खा जाओगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इज लाइट टीज, इसकी प्रोनाउंसिएशन मैंने ब्रैकेट में लिखी हुई है वरना डिफिकल्ट हो जाती है एट टाइम। When the answer is given by negating its opposite, जब आप सीधी सीधी बात करना चाह रहे हो लेकिन जवाब दे रहे हो उसका ऑपोजिट में, इसकी एग्जांपल से आपको समझ में आएगी। 2-3 एग्जांपल्स पढ़िएगा जरा। फर्स्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सेकंड वाला पढ़े। It wasn't a terrible trip. She is not unkind. कहने का मतलब क्या है? She is a kind और humble person. आप सीधा सीधा भी कह सकते हो, लेकिन वो नॉट का लगा रहे हो साथ में, आप 2 नॉट लगाओगे कि वो अनकाइंड नहीं है। आप सीधा सीधा कह सकते हो वो काइंड है, वो नरम दिल है, वो सख्त दिल नहीं है। तो आप सख्त दिल एक नेगेटिव लगा रहे हो और नहीं भी एक और नेगेटिव लगा रहे हो। तो यूजुअली 2 नेगेटिव लगाकर जो है वो आप अपना एक्सप्रेशन को तो सीधा बोल सकते हो कि वो बहुत सखी है, बहुत हम्बल है, बहुत काइंड है, लेकिन आप उसका नेगेटिव में जाके बोल रहे हो कि शी इज नॉट अनकाइंड। तो अनकाइंड के वर्ड को हमने नहीं पकड़ना, हमने पीछे देखना उसने ना भी तो की है कि वो अनकाइंड नहीं है, तो हमने अनकाइंड को नहीं पकड़ना। मकसद उसका वही है कहने का कि वो काइंड है, सीधा सीधा कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न, क्रिएटिविटी या स्टाइल लाने के लिए आप इस तरह के एक्सप्रेशन यूज करते हो। I can't disagree with your viewpoint. भी लगा दिया नेगेटिव एक, और कैन नॉट भी लगा दिया, यानी कि मैं आपसे अग्री करता हूँ। आई कैन नॉट डिसएग्री, मैं आपके मुखालिफ नहीं जा सकता क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि मैं आपसे अग्री करता हूँ, बट अगेन थोड़ा सा स्टाइल दिखाने के लिए आपने इस तरह का कोई एक्सप्रेशन यूज कर। योर अपार्टमेंट इजंट अनक्लीन, जैसे आप अभी किसी फ्रेंड को बुला रहे हो, तो आप कहो कि मेरा रूम जो है ना बड़ा गंदा है, अभी मुझे सफाई कर लेने दो, कल आना या शाम में आना, तो आप कहते नहीं मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। तो वो जब आपका दोस्त अंदर जाता है तो ये कहते हैं कि आपका रूम साफ है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट तो वो ये कहेंगे कि योर रूम इज नॉट अनक्लीन, तो है। तो आप सीधा सीधा भी कह सकते हो कि आपका रूम साफ है, लेकिन आप थोड़ा सा स्टाइल डालने के लिए कहोगे कि आपका रूम इज नॉट अनक्लीन। ये जो 2 नेगेटिव्स में हम जब कोई बात करते हैं तो वो आपका लाइट चीज की उसमें कैटेगरी में फॉल करता है। जब हम कोई चीज बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे होते हैं तो वो आपका हाइपर बिलीव की कैटेगरी फॉल करता है। इट्स नॉट टेस्टलेस, इट मीन्स ये टेस्टी है। कोई खाना अगर आपको कोई दे रहा है, कोई बहन ने बना के या अम्मी ने कोई बना के कोई नई चीज दी है, तो वो आपसे पूछेंगे कैसा है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि खाना अच्छा है या खाना टेस्टी है, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट इट्स नॉट टेस्टलेस, यानी कि टेस्टलेस नेगेटिव बात है, और फिर नॉट भी पीछे आपने एक नेगेटिव लगा दिया, तो 2 नेगेटिव में आप पॉजिटिव बना रहे हो, जैसे माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू, वो क्या होता है माइनस माइनस इज इक्वल टू। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, हाँ ये इतना बुरा नहीं है, सीधा सीधा नहीं कहेंगे, मतलब वो कंजूसी दिखानी है ना जब आपने तारीफ करने में, तो आप फिर ये कर सकते हो। गुड पॉइंट। अंडरस्टेटमेंट इज काइंड ऑफ ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोले। हाँ जी। हम्म, सेंटेंस बनाओ। हाँ बिल्कुल सही है।
बिल्कुल ले लो, बिल्कुल ले लो कि आई होप शी इज नॉट अनकाइंड, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो है वो अनकाइंड का वो क्या होगी, बेरहम नहीं होगी। हाँ, बेरहम वैसे बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, कोई एक सॉफ्टवेयर वर्ड भी होगा उसका, आप बिल्कुल लगा। आई होप, आई विश या आई प्रे। अच्छा जी, अंडरस्टेटमेंट इज ऑपोजिट ऑफ हाइपरबोले। हाइपरबोले में हम चीज की नौयत को थोड़ा सा हाइटन करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। अंडरस्टेटमेंट जो है वो उसका ऑपोजिट है कि हमने कोई भी नौयत अगर कोई चीज है तो उसका सिचुएशन को थोड़ा सा कम करके बताना। कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना मेरा सर दर्द से फट रहा है, उर्दू में भी तो बोलते हैं, तो लिटरली खुदा ना खास्ता अगर मैंने 2 मिनट या 5 मिनट पैनाडोल ना खाई तो विल इट एक्सप्लोड? नो, बट आई एम ट्राइंग टू से कि मतलब हालत बुरी है। और इसी का ऑपोजिट कि लिटरली अगर इस पर मुझे अपनी एग्जांपल तो चक्कर आ रहे हैं सर में, अगर मैं ना बैठी तो कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं बोली नहीं नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, क्लास लेते हैं, तो मतलब है कि मैं ये अंडरस्टेटमेंट कर रही हूँ कि यस मेरी इनर सेल्फ जो है वो इस वक्त सही नहीं है तबीयत, लेकिन मैं एक्सपोज नहीं कर रही उसको, बता नहीं रही हूँ, और मैं उसको कह रही हूँ कि नहीं नहीं इट्स ओके, हम एक क्या 2 घंटे की भी क्लास ले सकते हैं आराम से। तो वो अंडरस्टेटमेंट आपके हो जाएगा, लेंगे नहीं वैसे। उसको लेस सिवियर, लेस सिग्निफिकेंट, एक्सक्यूज मी, लेस इंपॉर्टेंस उसकी थोड़ी सी। रीड आउट द एग्जांपल्स प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आवाज आ रही है, थोड़ी सी मेरी आवाज में आज खड़खड़ है, मेरी आवाज में खड़खड़ है। आई एम अ लिटिल टायर्ड, इसका मतलब है कि आप काफी हद तक शदीद, लेकिन अगर आपने कोई चीज इस तरह पोर्ट्रे करनी, अगेन कॉन्टेक्स्ट आगे पीछे का, कि आप फजर से निकले हुए हो और रात को 11 बजे आ रहे हो, 12 बजे आ रहे हो, और फिर आपसे अगर कोई पूछ रहा है आप मुझे आइसक्रीम खिलाने बाहर लेके जाओगे, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं ज्यादा नहीं ज्यादा तो नहीं थका है, और जब मैं कहते नहीं चलो ज्यादा नहीं थका हुआ, तो आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, सुबह का निकला हुआ 11 बार है तो कॉमन सेंस से कि थका हुआ है। लेकिन अगर आई एम लिटिल टायर्ड लिटरली उसको लोगे तो आप आराम से कह सकते हो कि मैं जरा सा थका हूँ, जरा सा एक तो काम किया था। तो वो आपको आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत होगी कि व्हेन दैट राइटर इज यूजिंग दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स in a normal way or in a figurative way या stylish way. This dress slight alteration, अगर उसकी ऑल्टरेशन को काफी ज्यादा चीजें चाहिए, कि अगर कोई बड़े भाई का कोई चीज पहन ली और आपने लार्ज साइज का है और मीडियम और स्मॉल साइज में जाना है, तो काफी सारी ऑल्टरेशन की जरूरत है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके बता रहे हो बात को कि नहीं बस थोड़ी बहुत इधर उधर से कटिंग कुटिंग हो जाएगी तो आपका ड्रेस ऑल्टर हो जाएगा सही तरीके से। बट व्हाट यू ट्राइंग टू से इज कि एक्स्ट्रा लार्ज है तो उसको स्मॉल में डालने के लिए तो काफी ज्यादा चेंजेस करनी पड़ेंगे। शी इज टीनी टाइनी फैट, अगर कभी को पूछ लेना मैं वेकेशन से आया हूँ या रमजान के बाद मेरा वजन तो नहीं ज्यादा बढ़ गया, अगले बंदे का काफी बड़ा हुआ है, लेकिन अब आप उसको बोलना भी नहीं चाह रहे हो तो फिर ऐसे में बोलोगे नहीं जरा सा इधर उधर थोड़ा सा 2 3 4 किलो बढ़ा हुआ है, बट असल में 10 12 किलो, बट यू डोंट वांट टू एम्बैरेस और यू नो समथिंग लाइक दैट। आयरनी, आयरनी और sarcasm, सो whenever you use this device जिसको आयरनी कहते हैं, तो बड़ा केयरफुली यूज करना है कि तंज तो नहीं कर रहे हो, बिकॉज sarcasm is something else and irony is something else। आयरनी का उर्दू मुझे नहीं पता, sarcasm का तो तंज होता है। तो तंज जब हम करते हैं या sarcasm हम करते हैं तो हम अगले बंदे की को डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, उसकी दिल आजारी होते हैं, उसको बहुत ज्यादा हर्ट और टॉन्ट कर रहे होते हैं, तो वो आपकी सरकाजम में आ जाता है, तंज के अंदर आ जाता है कि वो चुभता है आपको। आयरनी इन अ वे, अगर आप आगे एग्जांपल देखोगे कि कुछ कुछ आपको लगेगा कि अगले बंदे को हल्का सा टॉन्ट कर रहे हैं, लेकिन वो रियलिटी बेस्ड टॉन्ट्स होते हैं, कि जिसको कहा जा रहा होता है कोई जुमला तो उस इंसान को पता होता है कि ये सामने वाला जो मुझे बाकी सही ही है, मैं क्यों हर्ट हो रहा हूँ क्योंकि वो सच ही बोल रहा है। So there is a thin line between irony and sarcasm. Therefore, sarcasm is not a figure of speech. वो stylistic devices में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन राइटिंग में इस्तेमाल होता है। हम ओरली भी उसको करते हैं, क्योंकि अगर सिचुएशन आपकी ऐसी है, राइटर कोई इस तरह का डायलॉग या कोई चीज अपना लिख रहा है, कोई चैप्टर ऐसा है कि जिसके अंदर कोई तो वो तंज ही करता रहता है हर वक्त, तो उसको वो राइट पीस ऑफ राइटिंग में डालना पड़ेगा, लेकिन वो स्टाइलिस्टिक डिवाइस में नहीं आएगा, लेकिन वो पीस ऑफ राइटिंग में बाय ऑल मींस आप अपना सरकाजम या तंज डाल सकते
सिचुएशन अगर ऐसी है तो, कैरेक्टर ऐसा है तो, या मौका महल ऐसा है तो। एग्जाम्पल्स पढ़िएगा। Our luxury hotel turned out to be a farm building. कॉन्ट्रडिक्शन बात कर रहे हो आप इधर बात कर रहे हो कि लग्जरी होटल यानी कि बहुत वाव होटल, अगर मैं बात करूं मैरियट हो गया, पीसी हो गया, पाकिस्तान के अगर होटल्स की बात करूं कि कोई बहुत अच्छा होटल आप में गए हो, लेकिन जब आप गए और विजिट किया है या रहे हो एक दो दिन, तो पता चला कि वो इतना गंदा था कि ऐसे लग रहा था कि वहां जानवर रहते हैं। नॉट लिटरली कि वो जानवरों, लिटरली वहां जानवर हैं तो गाय और एंड ऑल दैट, लेकिन वो गंदा इस तरीके का था कि आपने उसको जो है वो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि अच्छा होटल होगा, हमने इतने पैसे दिए, लेकिन हम जब गए तो वो हर चीज टूटी फूटी, गंद बड़ा हुआ, अच्छे ब्लैंकेट्स नहीं है या पिलोज नहीं है, बाथरूम में चीजें टूटी हुई है ऑल दैट। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी तबेले में आ गए हो, यहाँ कोई ऐसी जगह पे जहाँ इंसान नहीं, यहाँ जानवर रहते हो। तो वो आप उसको जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन या कंपेयर कर रहे हो उसको। एक और पढ़िएगा। द ट्रिप ऑफ आवर ड्रीम्स वॉज इन फैक्ट आवर वर्स्ट नाइटमेयर, क्योंकि ये रियलिटी है, इसमें किसी को तंज करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप किसी के साथ भी गए हो, किसी ने आपका ट्रिप भी जो है वो अरेंज किया है, वो होस्ट भी है, लेकिन उनको भी पता है कि वाकई जो हमने प्लान किया था वो नहीं हुआ, सारी गड़बड़ी हुई, हम गाड़ी में जिसमें हमने करना था वो गाड़ी हमें नहीं मिली, वो रास्ते में उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया, जो हमने होटल बुक कराया था वहां नहीं हम जा सके, जो हमने हिल स्टेशन में इन लोगों को लेके जाना था, वो सारा कुछ लिटरली गड़बड़ हुई है। तो इफ दैट पर्सन इज सेइंग कि जो हम सोच के तो क्या गए थे और हमारा जो ट्रिप है वो बिल्कुल ही पैसे जाया और तो सामने वाला उसको बुरा नहीं मानेगा, ना ही कोई सुनने वाला, क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड है। तो तंज नहीं होगा, ये आयरनी में चला जाएगा आपका। तंज वो होता है कि जो सच ना हो, और इवन तो अगर सच हो लेकिन यू कन्वे इट इन दैट, इन सच अ वे कि अगले बंदे को डिसरिस्पेक्ट होगी, उसकी दिल आजारी होगी और वो हर्ट होगा। देखिए मुझे बड़ा मजे का लगता है एग्जाम्पल, थोड़ा बड़ा है, इसको पढ़िएगा। इसको कल से आई वुड रिक्वेस्ट के हम यहाँ करें, मैं बेशक नीचे हो जाऊं, बट यहाँ आप लोगों को नजर नहीं आता और मैं इसको ऊपर कर नहीं सकती। कुछ लोगों को ये तंज लगेगा, लेकिन लगना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि क्या वो बच्चा पढ़ रहा था? जब वो बच्चा पढ़ रहा हो तो उसका अब्बा आके अगर ये कहे तो फिर तंज होगा। तो वो तो गेम खेल रहा था पढ़ाई करते वक्त, तो उसको भी तो पता है ना इन सेल्फ को, क्या वो सपोज टू स्टडी बट आई एम प्लेइंग अ गेम एट द मोमेंट, जब मुझे पढ़ना चाहिए था। तो अब्बा अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो ठीक ही बोल रहे हैं, तो बुरा लगेगा, सारी बातें, एक इंसान है, लेकिन वो उसको एज अ तंज या एज अ वो नहीं ले सकता, क्योंकि उसको सही बात के ऊपर जो है ना वो पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो इस वजह से देयर इज अ डिफरेंस, एंड अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन sarcasm एंड, तो बहुत केयरफुली आपने इनको अपने राइटिंग में चूज करना, यूज करना है। अगर आप लोगों को बच्चे असेसमेंट क्राइटेरिया जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जो एडियम्स और फिगर्स ऑफ स्पीच, उन्होंने कहा है कि ऐसे राइटिंग में आप लोगों ने लिखने हैं, प्रोफेशनल राइटिंग में आप लोगों ने ये चीजें नहीं डालनी है, ना एडियम्स डालोगे प्रोफेशनल राइटिंग में जिसमें ईमेल, मेमो और मेमो रिपोर्ट वगैरह आ जाता है, सर्कुलर, में आप फिगर ऑफ स्पीच डालोगे, क्योंकि ये दोनों चीजें इडियम्स और फिगर्स ऑफ स्पीच कह कुछ रही होती हैं और उनका मतलब कुछ और होता है। तो हमने तो बिजनेस राइटिंग के अंदर सीधी सीधी क्लैरिटी के साथ बात बोलनी है कि जो हमारे दिमाग में है, जो हमारे मुंह से अल्फाज निकल रहे हैं, वी मीन दोज वर्ड्स, नॉट दैट कि हमारे अल्फाजों में से खुद ही मीनिंग ढूंढ लो। नहीं करनी, तो ये क्रिएटिविटी आपकी प्रोफेशनल राइटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए, और आपकी प्रोफेशनल राइटिंग क्रिएटिविटी राइटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो वो आपकी दो टाइप्स ऑफ राइटिंग को चेक करें, प्रोफेशनल जो आपका 20 मार्क का क्वेश्चन होगा, लेटर ईमेल वगैरह, और 30 मार्क्स का जो आपका क्रिएटिव राइटिंग का है, ऐसे राइटिंग, उसमें वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बच्चा कहीं ना कहीं फिगर ऑफ स्पीच या इडियम्स वगैरह डाले, तभी हमने कोर्स का हिस्सा भी बनाया। लेकिन सही इडियम फिगर ऑफ स्पीच सही जगह डाले, गलत जगह नहीं डालना कि चार पांच छह याद कर लिए, वो कहीं भी किसी भी ऐसे में मैं डाल दूंगा, किसी भी सिचुएशन में, गलत सिचुएशन में डाल दोगे तो ऑब्वियसली गलत चीज हो जाएगी। अगर हमने बात करनी है हाइपरबोले की, उधर हम अंडर स्टेटमेंट डाल देंगे तो वो गलत हो जाएगी चीज। तो अनलेस के हमें पता हो कि कहाँ कौन सी चीज डालनी है,
तो ही हमें यूज करना चाहिए, गलत यूजेज हम वो चीज यूज ना करें। दैट इज व्हाट आई बिलीव। ये मेरा फेवरेट है। Oxymoron, a stylish device which contrarily terms are used side by side। इससे आपको एग्जाम्पल से समझ में आए कि जहां poles apart टर्म्स जो हैं या वर्ड जो है वो जो हम यूज करते हैं वो ऑक्सिमोरॉन बन जाते हैं। जैसे कि सीरियस और फनी, अगर कोई इंसान या कोई मूवी फनी है तो वो साथ में सीरियस नहीं हो सकती। अगर वो सीरियस है तो वो फनी नहीं होगा बंदा। ठीक है, तो यहाँ हम दो ऑपोजिट टर्म्स को मिलाकर एक टर्म बना रहे हैं। इसका जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये ऑक्सिमोरॉन होता है। सीरियसली फनी अगर आपने किसी जुमले में इस्तेमाल करना हो तो इस वक्त सीरियसली फनी का मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा फनी, हद से ज्यादा फनी। जैसे एक्सट्रीमली का वर्ड होगा ना, ये एक्सट्रीमली फनी, तो एक्सट्रीमली की जगह हमने ये फनी डाल दिया कि हद से ज्यादा तुम मजाकिया हो। तो ये नहीं मतलब कि सीरियस भी हो और मजाकिया भी हो। तो इधर ये वर्ड सीरियस इज नॉट कैरिंग इट्स डिक्शनरी वाली मीनिंग। नेचुरल का मतलब कुदरती, जो हम हैं जैसा है, जैसे वो होता है ना असली पौधे होते हैं। और एक्ट का क्या मतलब होता है? जैसे शाहरुख खान है, वो घर के अंदर तो एक्टिंग नहीं ना करता होगा, ठीक है ना। तो घर बाहर क्या है, समझो कि स्क्रीन के ऊपर वो एक्टिंग कर रहे हैं और असल में वो अलग किस्म का शाहरुख खान हो सकते हैं घर के अंदर। तो आप जब नेचुरल हो तो फिर आप एक्ट कैसे कर सकते हो? और अगर आप एक्ट हो तो यानी कि ये एक्ट नेचुरल का मतलब है रियल और अनरियल। तो एक टाइम पे आप एक चीज हो सकते हो, या अनरियल हो सकते हो या रियल हो सकते हो। जब आप दोनों चीजों को एक साथ मिलाकर बात कर रहे हो तो वो फिर आपका ऑब्जर्व है कि यहाँ सिचुएशन में एक्ट नेचुरल का मतलब ये होगा कि जैसे आप हो वैसे ही रहना। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इंटरव्यू में जा रहे हो, ठीक है, या शादी के रिश्ते के लिए जा रहे हो, तो जैसे हो वैसे ही रहो, ठीक है। बहुत ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू के अंदर भी बढ़ा चढ़ा के बात करने की जरूरत नहीं, टेंस नहीं होना, बस एक्ट द वे यू आर। तो वहां वर्ड एक्ट नेचुरल हैं, और तो एक्ट का मतलब है कि अनरियल हो, और नेचुरल का मतलब है कि जो आप कुदरती तौर पर हो। लेकिन जब हम इन दोनों टर्म्स को मिला देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे आप हो उसी तरह रहना, तो वो एक्ट नेचुरल हो जाता है। सेम इज द केस विद बिग बेबी। इफ अ पर्सन इज, वो बेबी नहीं हो सकता, और अगर वो बेबी है तो वो बिग नहीं हो सकता। ये हम यूज करते हैं उन बड़े लोगों के लिए कि जो बड़े होकर भी बड़े नहीं होते मेंटली, फिजिकली हो जाते हैं। क्लियर का मतलब मिसअंडरस्टैंड, गड़बड़ वाली समझ, 50-50 है, तो दोनों को मिला दिया, क्लियरली मिसअंडरस्टूड। तो यहाँ क्लियरली आपका वही आ गया, वेरी, एक्सट्रीमली, कि आप ज्यादा, आपको तो मैंने हद से ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। तो क्लियरली आई मिसअंडरस्टूड यू, सॉरी फॉर दैट। आप ये नहीं, आप तो वो कहने की कोशिश कर रहे थे। तो क्लियरली मिसअंडरस्टूड, या आई वाज क्लियरली मिसअंडरस्टूड, या ही वाज क्लियरली मिसअंडरस्टूड, या यू क्लियरली मिसअंडरस्टूड मी। ये स्टूड में, स्टैंड में, स्टैंडिंग में, तीनों में आ सकते हैं क्योंकि ये वर्ब है। तो आपका वो चेंज हो सकता है। अंडर, ये सॉरी, मिसअंडरस्टूड जरूरी नहीं है, अंडरस्टैंड भी हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है। चेंज कर सकते हो आप जब आपका किसी भी फिगर ऑफ स्पीच में जब आपके वर्ब्स हों तो उन वर्ब्स के टेंसेस को आप चेंज कर सकते हो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली। वर्ब्स वगैरह तो क्लियर है ना? कुछ कुछ बच्चों की नहीं है, उनके साथ में वक्तन फवक्तन कुछ वेबसाइट्स वगैरह शेयर कर रही हूँ, आई होप दे आर वर्किंग ऑन इट। जी, ग्रोइंग स्मॉलर, बढ़ने के बजाय घट रहे हो, बढ़ भी रहे हो बट घट भी रहे हो, तो अगेन दो ऑपोजिट, तो आप उनको इकट्ठा यूज कर रहे हो। अच्छा, कल I got a very shocking news from you guys that you are going to attempt in November, ठीक है। एक मैं जो टीचरली और मदरली एडवाइस बच्चों को देती हूँ, जो मुझे एकदम अभी याद आई है इसके ऊपर ही, कि वो ये है कि
सारे बच्चों को, अगर तो वो अप टू द मार्क नहीं होते तो आए, बेटा आप नवंबर में कर लो, या फॉर दैट मैटर जो भी आपका आ रहा होता है मंथ, उसमें आप कर लो। अगर आपकी अभी इंग्लिश ग्रामर की ही मिस्टेक्स ठीक नहीं हुई हैं, खुद सोचो कि अगर हमारी इंग्लिश ग्रामर की मिस्टेक्स ही अभी ठीक नहीं हुई हैं, हम तो मेच्योर राइटिंग या प्रोफेशनल राइटिंग के पाथ पर अभी चढ़े ही नहीं है, एंड वी थिंक दैट वी कैन पास, लक इज देयर। मेरी रिकमेंडेशन ये होती है, लेकिन अगेन स्टूडेंट्स की अपनी पर्सनल चॉइस है, इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर इट, एक रिस्क लेना चाह रहे हो या ट्राई करना चाह रहे हो तो करो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जब नवंबर आएगा तो आई वोंट, लेकिन अगर करना चाह रहे हो तो फ्री विल है आपकी, आप कर लो, उसमें रिस्क शामिल है। क्योंकि अगर एज अ टीचर मैं ये देख रही हूँ कि अभी तक ग्रामर की मिस्टेक सही नहीं चल रही है, या सेंटेंस स्ट्रक्चर अभी बच्चों वाला, ग्रामर ठीक हो गया लेकिन बच्चों वाले सेंटेंसेस बन रहे हैं, प्रोफेशनल सेंटेंसेस अभी नहीं बन रहे, लिख रहे हो, नंबर ऑफ वर्ड्स को कंट्रोल में नहीं लेके आ रहे हो, तो फिर एज अ टीचर एंड एज अ वो मैं रेकमेंड नहीं करती। लेकिन अगर आप लोग की चॉइस रहेगी, ठीक है, तो डोंट माइंड अगर मैं किसी को कहूँ कि बच्चे ना करो, जैसे आप लोग मेरे बच्चों की तरह हो, मेरे बच्चों से भी छोटे ही हो फॉर दैट मैटर, तो आई टेक यू एज माय चिल्ड्रन, तो इस तरह माइंड नहीं करना कि मिसने तो ऐसे ही ब्लंटली करना। अच्छा, वी वर डूइंग फाउंड मिसिंग, ऑपोजिट दो टर्म्स हैं कि नहीं, घूमना और मिलना, तो ये टर्म यूज होती है। प्रिटी अगली, प्रिटी मीन्स खूबसूरत और अगली मीन्स, तो अब यहाँ एग्जैक्टली वो हो गया काफी बदसूरत, प्रिटी अगली, यहाँ प्रिटी जो है वो काफी वाले में आ जाएगा, यहाँ वेरी में नहीं आएगा, इधर ये एक्सट्रीमली में नहीं आएगा, यहाँ उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि काफी। यहाँ जब हम प्रिटी का वर्ड यू यूज करते हैं तो इट्स प्रिटी कंफर्टेबल, मतलब कि ठीक ठाक कंफर्टेबल है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है कोई सीन, है ना, प्रिटी कंफर्टेबल के छुट्टी है चल जाएगी। कंफर्म्ड, रूमर, अगर वो रूमर है तो वो कंफर्मेशन नहीं हो सकती, अगर कोई चीज कंफर्म्ड है तो वो रूमर नहीं हो सकता। अगर मैं कहूँ कि अफवाह है कि 2 दिन की आप लोगों को छुट्टी है, तो वो कंफर्मेशन तो नहीं ना है, वो तो अफवाह ही है क्योंकि मैंने फैलाई है। कंफर्मेशन तो जब होगी जब हमें मैसेज आएगा। ओपन और सीक्रेट, अगेन दो नाम से कि अगर कोई खुली चीज है तो वो सीक्रेट नहीं हो सकती, और अगर कोई छुपी हुई चीज है सीक्रेट है तो वो खुले में नहीं आ सकती। आई होप कि ये क्लियर हो गया। विल मूव ऑन फर्दर, आगे दो रह गए, मेटाफर और सिमिली। मेटाफर आप दो चीजों को कंपेयर करते हो विदाउट यूजिंग एज और लाइक, और सिमिली में भी आप कंपैरिजन करते हो विद एज या लाइक, तो दोनों में ये डिफरेंस है। कॉमनैलिटी दोनों में ये है कि दोनों कंपैरिजन करनी है, इसमें हमने ना ही एज यूज किया है ना ही लाइक यूज किया है, लेकिन दो चीजों की कंपैरिजन की है, यानी कि एक कोई इंसान है और एक लायन है, उन दोनों की कंपैरिजन की है। ही वाज अ लायन इन द फाइट, मींस कि वो ब्रेव था, नॉट लिटरली उसके 4 पैर हो गए और वो दुम निकल आई और कान निकल आए एंड ऑल दैट, बट वी आर ट्राइंग टू से कि वो बहादुर था फाइट में। सीधा सीधा कह सकते हैं ही वॉज ब्रेव इन द फाइट, लेकिन अगेन वो स्टाइलिश करना है तो इस वजह से। योर माउथ इज वन ह्यूज मेटल फैक्ट्री, तो मेटल फैक्ट्री और किसी इंसान के मुंह को हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि आपके ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो ब्रेसेस लगते हैं तो कोई ना कोई आपको जो है ना बुली करता है, कोई ना कोई तंग मुंह के अंदर तारे लगा के। और लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, लाइफ और रोलर कोस्टर आपस में कंपेयर हो रहे हैं। इधर कुछ कलर डिफरेंस आ रहा है, इधर तो मैंने ब्लू और ब्लैक किया हुआ है। रोलर कोस्टर को तो सबको पता है ना, वो ऊपर नीचे जाने वाला। क्यूब और चिकन को कंपेयर किया जा रहा है, इसका मतलब है बुजदिल, कि यू आर अ चिकन। अगर अभी आप कहीं सुनते हो या पढ़ते हो तो उसका मतलब है कि नॉट लिटरली मुर्गी बन गए हो या मुर्गी हो, इट मीन्स दैट यू आर बुजदिल हो। फ्लफी क्लाउड और कार सीट को हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि एक्सट्रीम। सिमिली पे आते हैं, अगेन हमने कंपैरिजन करनी है, बट वी हियर वी आर गोइंग टू यूज आइदर द वर्ड एज और लाइक, दोनों यूज नहीं होते, दोनों में से कोई एक यूज होगा।
ऊपर वाली मैंने 2 एग्जांपल्स दी हैं, पढ़िएगा। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। तो इधर हमने अगेन ही और लायन को कंपेयर कर लिया है, लेकिन वो एज लगा के। नेक्स्ट वाला, अगेन सीट को और क्लाउड को, फ्लफी क्लाउड को यानी कि सॉफ्ट सीट के साथ कंपेयर कर रहे हो, लेकिन एज लगा। इधर लाइक है, क्राई लाइक अ बेबी, ही क्राइज लाइक अ बेबी। इतना बड़ा बंदा होकर भी जो है वो रो रहा है, कोई बात नहीं, बंदे भी रोते हैं। वाइज एज एन आउल, आपकी विजडम को और आउल को कंपेयर किया जा रहा है। आपका वो जो है इंटेलेक्ट और आउल को कंपेयर कर रहे हो, और ये तंज नहीं है। हमारे यहाँ जो है ना वो आउल नेगेटिव में लेते हैं ना, अमेरिका के अंदर या बाहर के मुल्कों में आउल इज अ सिंबल ऑफ विजडम, कि जहां अक्लमंदी की बात हो रही होती है वहां आउल का जिक्र आता ही है। तो इसका मतलब तंज नहीं था, क्योंकि वो एक अनयूजुअल सा परिंदा टाइप है ना, कि दिन को क्या, दिन को जागता है और रात को सोता है, नहीं उलट है, सॉरी, रात को वो करता है। तो वो एक अनयूजुअल सी चीज उसको समझा जाता है, कि वो सारी रात जो है ना कुछ सोचता रहता है कि दुनिया को कैसे कॉन्कर करना है या तबाह करना है, ऑल दैट। तो वो उसका विजडम से देना हम समझते हैं। स्विम लाइक अ फिश, लाइक के साथ आप कंपेयर करो आपकी स्विमिंग को और फिश को। स्लिपरी एज एन ईल, ईल एक मछली होती है जो कि बहुत मुश्किल से पकड़ी जाती है, क्योंकि वो स्लिप कर जाती है। तो अगर आपने किसी चीज की स्लिपरी का वो करना हो, रेफरेंस देना हो, तो आप कह सकते हो द फ्लोर इज एज स्लिपरी एज एन ईल। कनिंग एज अ फॉक्स, इधर तक क्लियर है? टेस्ट में आ गया तो चलेगा। ओके, टेस्ट में मुझे याद आया, आपका टेस्ट है चैप्टर 1 का ही, और ये कब होगा ये इरफान आपको बता देंगे, ग्रुप के अंदर मैसेज कर देंगे, गूगल क्लासरूम पे आप लोग का अपलोड हो जाएगा जैसे पहले भी हुआ था। देयर एंड देन एमसीक्यूज बेस्ड होगा, और देयर एंड देन आप लोगों को करेक्ट आंसर्स भी मिल जाएंगे, टोटल आप लोग के जवाब कितने सही है वो भी आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा उसी बार। अब वो कब होगा और क्या टाइम होगी ये इरफान ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड आपका होगा, जिसमें हमने राइटिंग प्रोसेस पढ़ा, कप्स है, आर्म्स है, एडिटिंग है, प्रूफ रीडिंग है, रिव्यू हो गया, है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, वगैरह वगैरह, रफ ड्राफ्ट एंड ऑल। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है टेस्ट के बारे में? मैं सोचे समथिंग, हाँ यस प्लीज करें, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ रहा। ओके गुड है जी। फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे हुए खत्म। कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू? ओके, आई एम नॉटिंग, जी जी, ओके। एनी क्वेश्चंस फिगर ऑफ स्पीच को लेकर? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन मैंने आज तो इसका मतलब है आपसे भी पूछ रही हूँ। पेज 233, 2 पे तो बेटा शुरू हो जाओ प्लीज, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ साथ। ये आपके फ्रेजेस और इडियम्स काफी सारे हैं, क्या पता इस दफा आप लोगों को बुक में से ही आ जाए। Okay, next we will do idioms. तो बच्चा पीछे बैठ के एक काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ शेयर करेंगे कि क्या काम कर रहे हैं? सॉरी, लेक्चर ले रहे हो ऑनलाइन उधर बैठ के? 2 in 1? Okay, I believe you if you're saying that. वो तो लेक्चर साइमल्टेनियसली ही रहा है, इधर भी उधर भी, बट चलो इट्स हिज चॉइस, if he feels comfortable with that. अच्छा, फ्रेजल वर्ब बेटा एक ऐसा टॉपिक है जो नहीं है, लेकिन वो कभी कभी
वोकैबुलरी में डाल देते हैं। बॉयज पीछे लेफ्ट, अभी मैंने क्या बोला, ये वाली रो, लेफ्ट वाली रो। फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स अभी हम करने लगे हैं। इडियम्स ऑब्वियसली आपकी बुक में है, पेज 232 या 233 के ऑनवर्ड्स। फ्रेजल वर्ब्स उन्होंने नहीं दिए हुए आपकी बुक में, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन वोकैबुलरी से रिलेटेड आ जाता है फ्रेजल वर्ब का, तो वो भी हम देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। फ्रेजेस दिए हुए और इडियम्स दिए हुए हैं। अच्छा, ये इडियम मुहावरा होता है, आप कह रहे कुछ हो और बोल रहे कुछ हो, अगला बंदा खुद ही समझ जाए। और ये अगला बंदा जब भी सब रिसीवर आपका समझ सकता है जब उसको नोहा होगी कॉमनली यूज्ड मुहावरों की या इडियम्स की उस लैंग्वेज में। अगर तो नोहा नहीं है तो वो उस बंदे के सर से ऊपर चली जाएगी and that person will ask for clarification what were you trying to say। एक एग्जांपल यहाँ आपके सामने है, फेल्ट ब्लू अंडरलाइन हुआ हुआ है, इस जुमले को पढ़िएगा। व्हेन मेगन्स बेस्ट फ्रेंड शी फेल फॉर अ वीक, सॉरी स्लाइड ऊपर हो नहीं सकती बेटा, क्योंकि ये अगर मैंने किया तो ये गायब हो जाएगी। एक स्लाइड के ऊपर वो मतलब एक उसके ऊपर एक ही स्लाइड आती है ना, ऊपर नहीं हो सकती है। वो पीडीएफ फॉर्म में नहीं है कि मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं। जी सेंटेंस से क्या समझ में आया? When Megan's bed moved to a different state, she felt blue for a week. गुड हो गई। सारों को पहले का मतलब पता था फेल्ट ब्लू का? सॉरी, तस्वीर से तो नीला हो रही है ना वो, लेकिन इसका मतलब पता था? कभी कभी हमें मतलब नहीं भी पता होता, हर का मतलब पता नहीं, तो आगे पीछे की जो इन्फॉर्मेशन है कॉमन सेंस यूज करके हम उसका मतलब निकाल लेते हैं और फिलहाल के लिए हम अपना काम चला लेते हैं। तो अगर किसी के बच्चों को नहीं भी पता था फेल्ट ब्लू का मतलब या फीलिंग ब्लू का मतलब या फील्स ब्लू का मतलब, तो वो शायद जुमला पढ़कर उनको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं वो सैड होंगे या दुखी होंगे कि उनकी फ्रेंड जो है वो शहर छोड़कर या स्टेट छोड़कर प्रोविंस छोड़कर। इसका लिटरली मीनिंग ये नहीं है कि जब वो मेगन की दोस्त चली गई तो पूरी बॉडी उसकी ब्लू पड़ गई, ठीक है? तो यहाँ वो बनाया हुआ कि लिटरली ऐसा नहीं है। लिटरली ये है सैड हो गई वो, यस, लेकिन वो नीली नहीं हुई बेचारी, ठीक है? रोई होंगी, सैड होंगी, खाना नहीं खाया होगा, बड़ा कुछ किया होगा, लेकिन ब्लू नहीं हुई होगी। इसको पढ़िएगा जरा प्लीज, काइंड ऑफ अ डेफिनेशन है। योरसेल्व्स, इसको इडियोमैटिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। अंडरस्टूड बाय द नेटिव स्पीकर्स, यानी कि जिसकी मदर टंग में आप ये मुहावरा बोल रहे हो ज्यादातर उनको ही समझ में आता है, किसी और के सामने बोलोगे तो शायद उनको इसके बारे में नॉलेज ना हो, क्योंकि ये लिटरल मीनिंग नहीं होते। एग्जांपल्स के ऊपर चलते हैं। किक द बकेट, किक द बकेट की अगर लिटरल मीनिंग लो तो क्या मतलब होगा इसका? लेकिन अंग्रेजों ने इसका मतलब क्या निकाला है? कोई फौत हो गया। जब मैंने भी ये शुरू में बचपन में पढ़ा था तो मैं भी ये हैरान हुई थी कि हैं, आई टुक इट लाइक दैट कि मैंने अपनी अम्मा को कहा, मैंने कहा अम्मा तो बाल्टी को किक मारकर फौत कैसे हो सकता है, तो मैं फिर किक ना मारा करूं बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग टू डाई। तो वो सेंस ही नहीं बना रहा था, बट अगेन कुछ चीजें ये जो इडियम्स की होती है ये सेंस नहीं बना रही होती है, तो वी नीड टू लिटरली नो इसका मतलब क्या हो सकता है, सेंस नहीं बनेगा इसका। एग्जैक्टली, आई एम सॉरी योर ग्रैंडफादर किक द बकेट। अगला बंदा कहेंगे, तो तीसरे बंदे को जिसको नहीं पता किक द बकेट का, तो कहेंगे वो तो फौत हुए हैं, या क्या कह रहा है कि दादाजी ने यू नो फिल द बीन्स, ये सुना हुआ होगा। टेल पीपल सब काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये स्पिल द बीन्स हो गया, या कैट आउट ऑफ द बैग हो गया, इसका भी मतलब वही होता है कि कोई सीक्रेट है जिसको आप ओपन कर देते हो।
रेड शर्ट एंड ब्लैक शर्ट, सीधा होके बैठे प्लीज। थोड़ी थोड़ी देर में मुझे ऐसे लगता है कि आई एम इन द फिश मार्केट। नहीं, ये असल में था कि इधर से आवाजें आ रही होती। फिश मार्केट कभी नहीं गया, इसका मतलब है उधर हर कोई जो है ना अपनी मछली की तारीफें करते, ये ले ले वो ले ले मछली की। समझ ही नहीं आ रहा था कि किस वाले से जो है ना बंदे से बंदा जाके खरीदे। ओके, अ पीस ऑफ केक सबको पता होगा, समथिंग दैट इज वेरी इजी। सेम इज एबीसी। जैसे हम उर्दू में नहीं बोलते बाएं हाथ का या दाएं हाथ का, पता नहीं कौन से हाथ का काम है, समथिंग लाइक दैट। हाँ, कि वो तो बस यूं हो जाएगा, चुटकी में हो जाएगा, तो लिटरली क्या हम यूं करेंगे और काम हो जाएगा। बट अगेन ये उर्दू में भी हम बोलते हैं, हम रियलाइज नहीं करते कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस तरह की चीजें होंगी। एबीसी को बेसिक कह सकते हैं, लेकिन एबीसी और ये जो पीस ऑफ केक है ये बने बनाए मुहावरे हैं। हम अपनी तरफ से कोई चीज डालना चाहिए तो आप डाल सकते हो, लेकिन वी कांट कंसिडर दैट एक मुहावरा या इडियम होगा, क्योंकि उसको वो लेवल नहीं मिला हुआ या वो रिकग्निशन नहीं मिली उसको। हम अपना सेंटेंस ऐसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि जिसमें हमने कोई बात को बहुत आसान वाला बताने के, यार ये इतना तो आसान काम है, तो ना यूज करो एबीसी, ना यूज करो पीस ऑफ केक, अपना ही कोई वर्ड्स चूज आप ऐसे करो कि अगले बंदे को समझ में आ जाए कि हाँ ये काम आसान है। मगर वो कंसिडर नहीं किया जाएगा इडियम, क्योंकि उसको वो लेवल या रिकॉर्ड नहीं मिलेगी। A hard nut to crack. Very good. Something that is tedious or very difficult. That can be a person also. A hard nut to crack आप सिर्फ सिर्फ चीज के लिए नहीं ले सकते हो, आप इंसान के लिए भी ये यूज कर सकते हो, कि उनको बनाना तो मुश्किल तरीन काम है, कि बिकॉज ही इज एन हार्ड नट टू क्रैक, आसानी से नहीं मानेंगे। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। गुड, मूसलाधार बारिश होना। अंग्रेजों को भी देखो जरा बस, कैट्स एंड डॉग्स लिटरल मीनिंग लो तो कितनी हंसी आए इसके ऊपर। बट अगर कहीं आपने हैवी रेन की बात करनी है तो फिर यू आर गोइंग टू यूज दिस। अगेन इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स, क्योंकि रेनिंग में आप उसका पास्ट टेंस भी बना सकते हो, इट इज रेनिंग कर सकते हो, इट वाज रेनिंग कर सकते हो, तो वो आप इस वाले पार्ट को चेंज कर सकते हो, कैट्स एंड डॉग्स आपका वही रहेगा। कॉल एन आर्म एंड लेग, इसका क्या मतलब होगा? बहुत ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी, यस, कॉस्टली होना कोई चीज, बट नॉट लिटरली। जैसे हम उर्दू में नहीं कहते अपना किडनी बेचकर खुदा ना खास्ता मैं फलानी चीज दो, जरा किडनी बेचकर ले भी क्या रहे हैं आईफोन। सो नॉट लिटरली दैट, उसका मतलब ये होता है कि बहुत महंगा है, आई विल हैव टू सेव एंड देन बाय, नॉट लिटरली गो टू द हॉस्पिटल एंड सेल योर किडनी एंड बाय एन आईफोन। तो इधर भी यही मतलब है, तो वो लिटरली अपनी टांग और हाथ नहीं कटवा रहा, लेकिन ये है कि लिटरली कोई ऑर्गन बेचकर मुझे करना पड़ रहा है, तो फिग्यूरेटिवली आप बोल रहे हो, नॉट लिटरली। बोलने के लिए बोल रहे हो, मतलब ये है फिगरेटिव का, नॉट जाकर सच में कुछ गड़बड़ कर दो। ओवर द मून भी शायद सुना होगा, बहुत ज्यादा खुश होना। आई एम ओवर द मून मीन्स आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, जिसको उर्दू में नहीं कहते पैर जमीन पर नहीं है हवाओं में उड़ रहा हूँ, ये वही वाली चीज है। सॉरी, ये गाय कह रही क्या, मोहब्बत तो बोल हो सकता है उसके साथ भी कुछ चीज अच्छी हुई हो, यू नेवर नो। देखो हम तो नहीं सोच सकते कि बेचारे जानवर क्या सोच रहे होते हैं उस पर। आज जान बख्श दी, हम नहीं जुबा हुए, तो वो भी कहेंगे कि चलो एक कुर्बानी, एक साल तो मिला हमें एक्स्ट्रा। तो वो ये सोच सकता है कि मोहब्बत तो मुझे एक साल
कि मेरी एक्सटेंशन हो गई है जिंदगी की। अच्छा जी, ये थे कुछ मुहावरे, अगेन इडियम्स, जिनमें से एक आध शायद आपकी बुक में भी होगा। ये सारे वो नहीं है जो बुक में ही थे, कुछ होंगे बुक में। आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस या समझाना था कि ये इस तरह के इडियम्स होते हैं। बाकी एंड पे जो पेज 233 या 232 पे आपके हैं ऑनवर्ड्स दैट यू नीड टू डू इट योरसेल्फ। उन्होंने आपको इडियम्स या फ्रेजेस दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मतलब दिया हुआ है, और साथ में सेंटेंस में इस्तेमाल करके भी दिया हुआ है, ताकि कभी आपको जरूरत पड़े तो आप भी यूज कर सको उनको सेंटेंस में, और जुमला पढ़ के चीज को समझ सको बेहतर तौर पर। अगर मीनिंग से समझ नहीं आ रहा, फिर भी समझ नहीं आ रहा, तो हाईलाइट करके आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। एमसीक्यू में नहीं आएंगे, वोकैबुलरी आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें 10 एमसीक्यूज आएंगे। तो इसमें आपको मिक्सचर आ सकता है, ज्यादातर जो चीजें आती है वो एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच और इडियम्स। अभी बहुत सारे और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो प्रीफिक्स वगैरह हैं, आपके सफिक्स हैं, कंफ्यूज वर्ड्स हैं, वो भी हम करेंगे, लेकिन वो बहुत कम आते हैं। मेजॉरिटी एंटोनिम सिनोनिम्स आपके आते हैं, इडियम्स एंड फिगर्स ऑफ, ये चार चीजें ज्यादातर को घुमा फिरा के दे रहे होते हैं। ओके, अब हम आते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। वर्ब क्या होता है बाकी बच्चे? आई नो, सीधे होके क्यों नहीं बैठ रहे? ब्लैक शर्ट एंड रेड शर्ट भी है। हाँ जी, वर्ब क्या होता है? काम करना, गुड, डूइंग वर्ड हो गया। उसके हम टेंसेस चेंज कर सकते हैं, यानी कि वो पास्ट टेंस में भी जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है, और आपका जुमले तो का टेंस अब आप चेंज करते हो वो वर्ब से ही चेंज करते हो, सबसे। और उसके साथ अगर हेल्पिंग वर्ब लगा लगा हुआ है तो उसके साथ आप जब चेंज करते हो तो आपका टेंस जो है वो चेंज होता है। लेट मी सी व्हाट दे हैव टू से। बिल्कुल आते हैं बेटा, अभी तो मैंने बोला कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, ये चार चीजें तो बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं। बाकी आपके जो फ्रेजल वर्ब्स हैं या फ्रेजेस हैं, आपके वर्ड मीनिंग है, प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह हैं, ये आपके बहुत कम आते हैं। वर्ड्स अभी छोटे छोटे बड़े टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर्स के अंदर, वो बहुत कम आते हैं, लेकिन उनको भी हम कवर करेंगे ब्रीफली, बट यस वी विल डू दैट। फ्रेजल वर्ब्स आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये भी आ जाते होते हैं। अच्छा जी, वर्ब सारों को पता है, इट्स अ डूइंग वर्ड। उसके साथ हम जब कोई प्रपोजिशन या एडवर्ब लगाते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके अंदर वर्ब होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि नाम ही है फ्रेजल वर्ब, तो वर्ब का होना लाजमी है। और उसके साथ आगे पीछे जो है वो आपके प्रपोजिशन या आपका जो है वो एडवर्ब लग सकता है, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही लगे, 3 वर्ड्स का भी आपका एक फ्रेजल वर्ब बन सकता है। अभी हम आगे देखते हैं वो कैसे। एग्जाम्पल उन्होंने जैसे ऊपर दिए हैं आपके, टर्न, पुट और टेक। अब इधर कुछ एक एग्जाम्पल आप देखो, इनमें मुझे बताना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गो थ्रू में वर्ब क्या है? गो। टेक आफ्टर में, इसमें, इसमें, यानी कि इन चारों पांचों एग्जाम्पल में वर्ब था, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वर्ब से रिलेटेड चीज है। अब आगे जो है वो आपके उन्होंने प्रपोजिशंस डाले हुए हैं, तो यानी कि जब आपका वर्ब और प्रपोजिशन या वर्ब और आपका एडवर्ब साथ में होता है, मिलकर वो एक कंबाइन एक एक्सप्रेशन बनता है, वो आपका फ्रेजल वर्ब कहलाता है। अब इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ सिर्फ दो दो दिए में, गो थ्रू, टेक अप, ब्रिंग अप, ब्रेक डाउन, दो वर्ड्स हैं आपके। यहाँ अगर आप देख रहे हो तो 3 वर्ड्स हैं, लुक अप टू, लुक फॉरवर्ड टू, पुट अप विद। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये दो दो ही हमारे यूज होते हो, हम 3 3 लफ्जों को मिलाकर भी एक फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं, और बनता है। ये क्लियर है? नॉट दो ओनली, कि कहीं पढ़ोगे तो ये 3 अलग अलग नहीं होंगे। ये लुक फॉरवर्ड आप समझो कि सिर्फ ये लुक फॉरवर्ड जो है वो मेरा फ्रेजल वर्ब है, और ये जो टू है इस वक्त नॉर्मल प्रपोजिशन है, तो ये आपका लुक फॉरवर्ड टू मिलाकर एक फ्रेजल वर्ब है।
लुक फॉरवर्ड टू मीन्स ब्रैकेट के अंदर एक फ्रेजल वर्ब, इसी तरह लुक अप टू मिलाकर तीनों चीजें एक फ्रेजल वर्ब है। इनकी मीनिंग हमें आनी चाहिए, ताकि अगर हमें, और ये वर्ड मीनिंग में ही देंगे कि आपको दे देंगे फ्रेजल वर्ब और नीचे 4 मीनिंग्स दे देंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि टेक अप की मीनिंग क्या है, गो थ्रू की मीनिंग क्या है, लुक फॉरवर्ड टू की मीनिंग क्या है, या लुकिंग फॉरवर्ड टू की अगेन वर्ब है, तो ये अपने टेंसेस चेंज कर सकता है। लुक फॉरवर्ड टू भी हो सकता है, लुकिंग फॉरवर्ड टू भी हो सकता है, पुटिंग अप विद भी हो सकता है, पुट अप विद भी हो सकता है, विल भी हो सकता है, अगर फ्यूचर में लगा रहे हो तो ये टेंसेस चेंज हो सकते हैं, क्योंकि आपका ये वर्ब है। तो जरूरी नहीं यहाँ अगर कम लिखा है तो आप कहोगे जी केम अक्रॉस है, तो वो नहीं हो सकता। केम के पीछे आप हेल्पिंग वर्ब अपना मॉडल वर्ब लगा दोगे तो वो केम अक्रॉस भी आप कर सकते हो। तो कम अक्रॉस भी हो सकता है, कमिंग अक्रॉस भी हो सकता है, विल कम अक्रॉस भी हो सकता है। तो आपके टेंसेस इसमें चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये, तो हम इसमें वेरिएशन लेके आ सकते हैं। अगर इन चीजों के ऊपर हमें होल्ड हो, हम टेंसेस चेंज कर सके, इन चीजों को समझ सकें कि ये कहाँ यूज होने हैं, तो हम अपनी राइटिंग में वेरिएशन लेके आ सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स और हैं यहाँ, टर्न अराउंड, ब्रेक ऑफ, कट आउट, tuck in, give away, take back, hang up, turn in, call off, tear off वगैरह वगैरह। अब ये देखो इन सारों में ये जो गिव है, जो टेक है, जो कट है, जो टीयर है, कॉल है, टर्न है, ये सारे आपके वर्ब्स हैं। इनके नीचे यहाँ मीनिंग्स भी दी हुई हैं और सेंटेंसेस भी। इनको अगर आपने थोड़ा सा ज्यादा, यू विल नीड टू कंसल्ट गूगल, क्योंकि बुक में इसके एग्जांपल्स नहीं है पीछे, बट कॉन्सेप्ट जरा सा क्लियर आपका करना था। अब एक सिर्फ लुक से देखो कितने सारे हमारे बन गए हैं। लुक आफ्टर का मीनिंग अलग है, लुक अहेड का मीनिंग अलग है, लुक बैक का, लुक फॉर, लुक फॉरवर्ड टू, लुक इन, लुक ऑन, लुक आउट, लुक अराउंड, लुक टू, ये सारे लुक से बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स कैरी करते हैं। लेकिन अगर हमें इनका यूजेज सही आता है तो ही हमें इनको अपनी पीस ऑफ राइटिंग में यूज करना चाहिए, और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम, अगर हमें यूज नहीं आता सही, तो हम इसको यूज करना सीखें, इनको अपने जो है वो ऐसे राइटिंग के अंदर डाल सकें। एक ये ब्रिंग के साथ है, सबकी मीनिंग अलग अलग है। अगेन ब्रिंग को आप पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस टेंस सब बना सकते हो, ब्रॉट, ब्रिंगिंग, विल ब्रिंग, परफेक्ट में भी बना सकते हो, हैज, हैव, हैड लगा के। ओके, एक ये छोटी सी एक्सरसाइज है, अगर विजिबल, ऊपर ये वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, ऑनलाइन क्लास आपको पीछे नजर आ रहा होगा, क्लैरिटी से ज्यादा। इनमें से आपने यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में लगाने हैं, और ये ब्रेक डाउन जो है ये वर्ड, ये 2 जगह यूज होगा, 2 दफा यूज होगा यहाँ के। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 में भी यूज हो रहा है तो शायद 7 में भी यूज, बाकी सारे वर्ड्स एक एक दफा यूज होंगे। द बॉम्ब डैश बिफोर द ब्लो, गुड, ब्लो नहीं होगा, किससे ब्रेकअप कर दिया बॉम्ब ने, चेंज करना अगर जरूरत पड़े तो, ब्लो अप नहीं आएगा इधर। गुड, अराइव्ड है ना। सेकंड, हाँ जी हेलन, ब्रिंग अप नहीं होगा, ब्रॉट अप होगा। आपने चेंज करना है। ऑनलाइन स्टूडेंट में भी आपका देखती हूँ बेटा, 7 बच्चे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स में, तो 7 रिप्लाईज आने चाहिए ना, 6 होंगे, बल्कि एक तो वही है। सॉरी, थर्ड का, broke down, my uncle's car broke down when he was crossing the desert, ठीक है। Fourth, when you visit me, why don't you break up? जीते
मतलब देखा उधर ब्रिंग याद आना है, ब्रिंग ओवर। Why don't you bring over? फ्यूचर की बात करेंगे, जब आओ तो उसको लेते आना, तो वो ब्रिंग ओवर ही रहेगा, ब्रॉट ओवर नहीं हो जाएगा। फिफ्थ, कभी पता है ये जो इमेजेस भी हम टीचर्स डालते हैं ना, वेरी केयरफुली चूज, लेकिन ये भी इतना वो नहीं था कि हम ना डाल सकते हैं। इसमें भी सोचो हमें वो ना रीचेक करना पड़ता है, चीजें उठा लिए डाल लिए देख लिए फाइल के अंदर, पर वो उसको देखना पड़ता है कि अप्रोप्रिएट भी है, क्योंकि अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, तो अप्रोप्रिएटली डाल सकते हैं कि नहीं। जी सिक्स, सिक्स सिक्स, ओके सेवेंथ, अभी सेवन कर ले फिर ऑनलाइन आपका देखती हूँ बेटा मैं। शी ब्रोक डाउन, गुड, नॉट लिटरली टूट गई, मेंटली टूट गई। ब्रिंग अप, ब्रोक डाउन, ब्रिंग ओवर, ब्रेक इनटू, ब्रेक अप। अच्छा वन है, वन के दो, ब्रोक डाउन, ठीक है। देखो अभी हमने देखा था कि कार भी ब्रेक डाउन हुई थी और वो इंसान भी, तो वो आपने ये देखना है कि वो काम करना छोड़ दिया समझो, गाड़ी ने भी और उस इंसान ने भी, कि वो जो नेचुरली नॉर्मली जो वो उनकी हरकत थी वो फिलहाल उन्होंने नहीं करे हैं, और वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गए जस्ट बिकॉज द हस्बैंड डाइड, ओ सॉरी डॉटर डाइड। बस इसके ऊपर, हाँ, गो का वेंट हो सकता है, गोइंग हो सकता है, विल गो भी हो सकता है। You should get out. Good. My team is the golden medal at the Olympics. Is है ना, गुड है, तो आईएनजी लग जाएगा। टेंथ वाला डजन, बाकी बच्चे की दस हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, कोई मसला नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये पेपर में आना है तो इसके लिए काम करना है। ऐसा नहीं कि खामोशी हम बैठे रहेंगे, इट मीन्स कि अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो इनके ऊपर हमें काम करना है, क्योंकि बुक में नहीं है, तो ये फिर हमें खुद ही गूगल से इसी तरह की कोई इमेजेस वगैरह देखकर कॉमनली, जैसे मैंने पीछे आपको बताया, टर्न है, कम है, बैक है, लुक है, ब्रिंग, गो है, इनको लिखो और इनसे रिलेटेड आप गूगल के ऊपर लिखोगे कि गो से रिलेटेड आपको जो है वो फ्रेजल वर्ब दे दें, तो वो पूरी लिस्ट बना के दे देंगे, या कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब लिख दो तो वो आपको कोई ना कोई इमेज में या उसमें लिस्ट बना के दे देंगे, नॉट लिटरली एक एक वर्ड को लिखो, कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब्स या खाली फ्रेजल वर्ब्स, इंग्लिश फ्रेजल वर्ब लिखो, कोई ना कोई लिस्ट आ जाएगी आपके पास, तो तैयारी करनी होगी। हाँ जी, टेंथ हमारे, इलेवेंथ आई कांट, even though I have two jobs। आराम से टाइम लेके कर लो, काफी सारे हैं तो लगा लगा के देखना पड़ेगा। I can't get ahead, बाकी बच्चे क्या सोच रहे हो? गेट अवे, गलत काम तो नहीं किया जो गेट अवे करना है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इलेवेंथ का इरफान मुझे नजर आया था, गोइंग, गेट अहेड, सिर्फ मुझे एक बच्चे की तरफ से रिप्लाई आ रहा है, अलीजे की तरफ से, बाकी बच्चे किधर हैं? अलीजा सॉरी। 11th एंड 12th जल्दी जल्दी बताएं, टाइम हो गया बेटा, मेरी क्लास भी है। Sir doesn't go with, गुड हो गया। मुझे ट्राउजर्स के ऊपर एक बात याद आई,
आई डोंट नो, आई हैव शेयर्ड इट विद द स्टूडेंट कि उन्होंने वो ड्रेस कोड वाला हमने लेटर लिखा था ना, ये ड्रेस कोड और वो हम चेंज कर रहे हैं, बायोमेट्रिक आपके साथ किया था मैंने, अच्छा बैच 22 के साथ किया था, ओके। उन्होंने वो लिखा कि ड्रेस कोड में के ऑफिस के अंदर जो है ना वो सर्टेन ड्रेस कोड में हम लोगों ने आना है, तो उन्होंने लिखा था कि आपने ट्राउजर्स पहन के आनी है और शर्ट पहन के आनी है, टाई पहन के आनी है, लेकिन पैंट्स नहीं पहननी है। सो आई वाज लाइक ट्राउजर और पैंट्स जो है वो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश की तो एक सिनोनिम ही तो है आपस में। तो वो मुझे हंसी आ गई उस वक्त कि ओके उनको मैं हाईलाइट करूंगी कि अगर ट्राउजर्स नहीं पहने तो फिर पैंट्स कैसे पहन सकते हैं। जी जल्दी से बाकियों के भी जवाब, अभी अफान नहीं आए। द रॉबर्स चेंज, द रॉबर्स गेट अवे इजीली ड्यूरिंग द नाइट। अब हम यहाँ गेट अवे भी लगा सकते हैं अगर हम एक जनरल बात बोल रहे हैं, और अगर हम किसी को बताते हैं कि कल हमारे घर चोर आए थे या समथिंग करा तो फिर वो गॉट भी कर सकते हो। लेकिन अगर एक जनरल बात बोल रहे हो कि जी जो डाकू होते हैं वो रात को आते हैं और काम करके चले जाते हैं, तो फिर आपका गेट ही आएगा यहाँ। तो वो आपके आगे डिपेंड करती है कि क्या है। अच्छा नेक्स्ट, व्हेन आर यू गोइंग व्हाट, व्हेन आर यू गोइंग एट, गोइंग बैक टू योर होम, अच्छा गोइंग बैक टू योर हाउस, ठीक हो गया। नेक्स्ट, कम ऑन and I'll give you a lift. Okay, good. Yesterday my alarm clock at 5 a.m. so I am very went off. Good हो गया। चलिए let me check the, कल हम vocabulary के चैप्टर को ही आगे लेके चलेंगे। Go with, go on, get away, going back. Okay. Thank you Alize, और rest of the students did not participate, क्यों? अतका, फौजिया, जावेद, आवाज आ रही है मेरी तो हैंड रेज कीजिएगा। लाइबा, मनब, नबीहा एंड ज़ैद, आवाज आ रही है मेरी तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। सबको आवाज आ रही है तो आंसर्स क्यों नहीं दे रहे थे? तो भाई अलीजा के बच्चे किसी ने आंसर नहीं दिया। पार्टिसिपेशन के मार्क्स होते हैं जैसे अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं, टेस्ट देते हो उसके आपके मार्क्स अलग लगते हैं कि आपकी एक परसेंटेज बनती है, तो क्लास पार्टिसिपेशन के भी आपके मार्क्स होते हैं।